स्टेटहुड के इश्यू पे नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर सरगर्म हो गई है और कल राज्यसभा के जो तीनों विधायक हैं पार्टी के, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, एक मेमोरेंडम दिया और स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की डिमांड फिर एक बार दोहराई। हालांकि जो बाहर के जेलों में जो लोग हैं उनकी जम्मू कश्मीर के जेलों में शिफ्ट करने की भी उन्होंने मांग की है, लेकिन स्टेटहुड का भी एक मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने उठाया है। स्टेटहुड के इशू पे बीजेपी क्या सोच रही है और जो ये अभी डेवलपमेंट हुई है, मेमोरेंडम जो गृह मंत्री को दिया गया, उस पर मेरे साथ बात करने के हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा। शर्मा जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो गृह मंत्री से मिले हैं राज्यसभा के तीनों विधायक राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने मेमोरेंडम के जरिए दो तीन डिमांड्स की हैं। पहली डिमांड जो प्रमुख डिमांड है वो है स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड आपके कमिटमेंट है, आपका प्रॉमिस है और अब इलेक्शन के बाद आपने ये कहा था कि हम इसको वापस दिलाएंगे। मेमोरेंडम के जरिए उन्होंने फिर इसकी डिमांड जो है दोहराई। देखिए, पहले ही अंडरस्टूड था समीर जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी बात पे आएगी। जब इन्होंने सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस के रेजोल्यूशन को लाया था, या कभी ये चिल्लाते थे 370 या 35 के लिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि अंत में ये हमारे एजेंडे पे आएंगे। और आज बड़ी खुशी की बात है, इनके जो अभी न्यूली इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट्स है, ये भी कम से कम दिल्ली जाके इनको कम से कम इतना समझ आया कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ही हमें टो करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ही हमें मान लेना चाहिए। जो ख्वाब, जो झूठ, जो ढकोसला 370 के नाम पे, 35 के नाम पे यहाँ पे इन्होंने दिखाया था, वहां पे कम से कम उनको समझ आ गया कि जो फिक्स पार्लियामेंट ने पहले किया है कि स्टेटहुड ही मिलेगा, उसी पे अब ये मेंबर पार्लियामेंट भी आ गए। क्योंकि यहां आके ये कुछ ख्वाब दिखा रहे थे, जो उनको सच्चाई का पता चल गया पार्लियामेंट जाके। बड़ी अच्छी बात हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट्स को ये समझ आ गया कि यहां पे हमें स्टेटहुड ही मिलेगा। दूसरे जो ख्वाब हम यहां पे दिखा रहे हैं वो दफन हो चुका है, वो स्टोरी है और वो अब तारीख बनी है। तो मैं इनका खैर मकदम करता हूं, इन तीनों मेंबर पार्लियामेंट्स का, कि भारतीय जनता पार्टी का जो फिक्स्ड एजेंडा है कि हमने स्टेटहुड देना है, वो भी हमारे साथ ही जुड़ गए हैं कि स्टेटहुड ही हमें चाहिए। मैं वेलकम करता हूं उसका। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो ये सवाल पूछ रही है। वो कहते हैं अगर बीजेपी, मैंने पूछा था उनसे, वो कहते हैं कि बीजेपी का अगर ये एजेंडा है तो उस एजेंडा को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर आपका भी ये एजेंडा रहा है और प्रॉमिस जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है, पार्लियामेंट के अंदर भी प्रॉमिस किया है, उसके बाहर भी प्रॉमिस किया है, गृह मंत्री ने भी किया है, आप भी ये कहते हैं कि आपके मंशूर में भी था, स्टेटहुड क्यों क्या इश्यू आ रहा है। ये तो नहीं है कि जिस तरह उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट आई तो ये एक बदकिस्मती रही, अगर बीजेपी की यहां आती तो हो सकता है स्टेटहुड आया। दो बातें मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो जो ढकोसला था 370 का, 35A का, वो उनके दिमाग से निकल गया और भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में, एजेंडा में, जो हमारा स्टेटहुड यहाँ पे राज्य का दर्जा देने का हमारा एजेंडा है, उसी पे एनसीआई एक बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सीएम साहब कहते हैं कि मंशूर में है तो दे क्यों नहीं रहे, तो केवल वो चीफ मिनिस्टर बने हैं इसीलिए देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए परिस्थितियां वैसी होती है। उसके लिए कंडीशन ये नहीं है कि अब्दुल्ला खानदान का शहजादा जब गद्दी संभालेगा तब ही स्टेटहुड आएगा, ये कंडीशन नहीं है। उसके लिए कंडीशंस हैं सर्कमस्टांसेस, उसके लिए कंडीशंस हैं फीडबैक डिफरेंट एजेंसीज की, उसके लिए कंडीशन है कि एक कंडूसिव, जिसे हम कहेंगे कि एक इस प्रकार का वातावरण जो स्टेटहुड के लिए बनता है, और उसके लिए कंडीशन है कि जब पार्लियामेंट में दोबारा से उसे लाके एक आम राय बने। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि चूंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का पोता, फारूक अब्दुल्ला साहब का फर्जंद, अब्दुल्ला खानदान का शहजादा चीफ मिनिस्टर बना है, उसको पावर्स एंजॉय करनी है, उसको आगे पीछे और ज्यादा अपनी पुलिस बढ़ानी है, या उसको वही लाना है 2010 वाला माहौल, इसके लिए स्टेटहुड दो, तो वो स्टेटहुड नहीं मिलेगा। स्टेटहुड मिलेगा जिसमें गरीब की सुनवाई हो, जिसमें आम जम्मू कश्मीर का बाशिंदा सेफ फील करे,
जिसमें पत्थरबाज नहीं दिखे, जिसमें आतंकवाद नहीं दिखे, जिसमें अलगाववाद नहीं दिखे, वो स्टेटहुड। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब उस स्टेटहुड की जल्दबाजी में हैं जिसमें ये पैलेट चलाते थे, जिसमें ये सिविलियंस को हिट करते थे, वो स्टेटहुड जल्दबाजी में ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कंप्लीट स्टेटहुड जिसमें आम जनमानस एक शांतिमय वातावरण फील करे, जिसमें कहीं पैलेट न चले। जो पैलेट उमर अब्दुल्ला सरकार यहां पे चलाती थी उसको आज बंद कर दिया स्टोर्स में, वो बाहर नहीं आती है। जिसमें सिविल किलिंग्स नहीं होती है। आज कहीं पे बच्चे स्कूल से नदारद नहीं है। आज कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से नदारद नहीं। आज कोई मजदूर मजदूरी से कहीं कटता नहीं है। तो इसी को पूरी तरह से जब हम एस्टैब्लिश कर दें इन सारी चीजों को, तब जाके स्टेटहुड आएगा। इसमें उमर अब्दुल्ला ने पहले भी कहा था और वो ये बार बार कह रहे हैं कि आप आजमा के तो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर आप 6 महीने फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेटहुड देख के आप लॉ एंड ऑर्डर हमारे हवाले करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर अगर लगता है कि हम फेल हो गए तो आप वापस ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम। ये आजमाने की चीजें हैं। वो पैलेट चलाएंगे तो वो तो आजमाते ही रहे हैं। इतना तो आजमाया उन्होंने, सिविल किलिंग उनके दौरान होते होते इतना तो आजमाया, पैलेट गन्स उन्होंने चला चला के। तो आजमाना उनके लिए एक छोटी बात हो सकती है कि भाई मैं आजमाऊंगा, हालात खराब होंगे फिर वापस लेना। क्या बात करते हो आप उमर अब्दुल्ला साहब? आप एक बहुत बड़ी चेयर पे हो। स्टेट कोई आजमाने की चीज है क्या? ये इतनी बड़ी टेरिटरी जो है इसको आजमाना है क्या? ये जो इतनी एजेंसीज होती हैं ये मूर्ख बैठे हैं क्या? इनको नहीं पता है अभी क्या है, अभी क्या इनपुट्स हैं, अभी क्या फ्यूचर है? ये बैठे बैठे कहते हैं आजमा लो। कोई खेल खेलना है क्या? कोई साइकिलिंग करनी है, कोई जॉगिंग करनी है, कोई स्कीइंग करनी है, आजमाना है? आजमाने से थोड़ी स्टेट्स चलती हैं सर। ये तो जब तक ना एस्टैब्लिश हो जाएगा ये चीज तब तक थोड़ी होता है। जब जो आप बात कर रहे हैं कि 370 को भूल गए हैं, अब स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। पीडीपी भी यही कह रही है। पीडीपी के वहीद पराकाश ट्वीट आया है, उन्होंने भी यही कहा है। उन्होंने कटाक्ष किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। उन्होंने कहा कि 370 को तो ये भूल गए, अब डॉक्यूमेंट्स में अब सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं, स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीडीपी और आपकी लाइन लग रहा है कि थोड़ी बहुत सेम है। हमें कोई पीडीपी अगर एनसी की जगह होती वो भी यही करती, क्योंकि दोनों परिवारों ने धोखा देना है कश्मीर को। वहीद परा साहब तो परिवार से बाहर के ना, उनको क्या पता है मुफ्ती परिवार के अंदर क्या बनता है। वहीद परा साहब एक एमएलए हैं उनकी पार्टी के, वो ट्वीट करना जानते हैं। अगर एनसी की जगह पीडीपी होती यही पीडीपी भी करती, क्योंकि दोनों परिवारों ने धोखा करना है कश्मीर के साथ, वहां के नौजवान के साथ, वहां के आम शहरी के साथ धोखेबाजी करनी है। और उस धोखेबाजी में रख के मरकज के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ एक माहौल तैयार करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इसलिए आप ये नहीं मानो कि सिर्फ एनसी ने ये किया, पीडीपी इनकी जगह होती वो भी वही करती। और दोनों का मकसद है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 का चेहरा दिखाएं और दिल्ली जाके जब हम होम मिनिस्टर से मिले, सर हमें स्टेटहुड दीजिए, बस इतना ही ये मांगेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है इनकी कि वहां पे 370 की बात करेंगे, इतनी इनमें जरूरत नहीं है और न करनी चाहिए। एक तारीख है, दफन हो चुका है। यही तो हम कह रहे हैं इनको कि जो आप वहां चेहरा रखते हो वही चेहरा यहां रखो। वहां पे कमरे में आप हाथ जोड़ के सर स्टेटहुड चाहिए, यहां पे कौन सा इंजेक्शन आपको लग जाता है? या कश्मीर की हवा आपको लग जाती है क्या? वहां पे अभी भी वो अलगाववाद या आतंकवाद की वेव्स कोई आपके दिमाग को हिट करती हैं क्या? यहां पे आप अजीब बातें करते हो। दिल्ली जाके आप ऑफिस में हाथ जोड़ के, हाथ में हाथ रख के, जनाब ये स्टेटहुड दो, यही बात इधर आके करो, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। यहां पे आप बेवकूफ बनाते हो, यहां पे आप मूर्ख बना रहे हो। वही पीडीपी कर रही है, वही एनसी कर रही है, 30 सालों से कर रही है, 36 सालों से कर रही है। ये सच्चाई सामने आ नहीं रही है, लोग समझ नहीं रहे। मैंने कई बार बोला, दिल्ली के दरवाजे पे जूं ही आप जाते हो वहां पे आपका चेहरा ही अजीब हो जाता है। छोटा डेवलपमेंटल वर्क चाहिए सर, यहां पे आप बड़ी बड़ी तारीखें करते हो, वही बड़ी बड़ी वो पॉलिटिकल वो स्टंट्स खेलते हो। एग्जैक्ट वही बात यहां करो जब आप बंद कमरे में बैठ के करते हो। ये मैं कह रहा हूं। इसी बीच देखिए, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं बार बार, और आम जो लोग भी ये कह रहे हैं कि देखिए
जो डुअल पावर सिस्टम है, ये सीएम भी कह रहे हैं कि जो 2 सेंटर चल रहे हैं पावर्स के यहाँ पे, उससे क्या हो रहा है, ना तो वो अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है या पोल एजेंडा जो उन्होंने किया वो पूरा कर पा रहे हैं और आम लोगों को भी सफर करना पड़ रहा है, ऐसी धारणा है। इसी बीच जो नया आंकड़ा भी आया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जम्मू कश्मीर का 6.1 है इस वक्त, जो कि एवरेज जो 5.0 जो नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत आगे हो गया है। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये रसाकशी या हम कहें डुअल पावर सिस्टम चल रहा है, उससे जो बेसिक लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो डेलीवेजर्स का मुद्दा है, चाहे वो आम लोगों की पानी, बिजली, सड़क या बाकी, वो मुद्दे दफन हो जाए। देखिए, जो आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहे हैं, नो डाउट अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, लेकिन सीएम साहब को याद क्यों नहीं आ रहा है कि स्पीचेस, मैं अभी निकाल के बताता हूँ यूट्यूब से, कुछ दिनों में ही 1,00,000 नौकरियां देंगे, बताया था ना। आप भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके मुंह से ऐसे शब्द मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप बोलेंगे है ये वीडियो, नहीं है, है ना। तो कहाँ वो 1,00,000 नौकरियां, अब तो 1.25 साल हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ेगा ही। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल में हम नहीं मानते हैं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जबकि आप वो 5 साल 2020 से 2024 तक का, 19 से 24 तक का टाइम निकालो, हाईएस्ट एवर जो एम्प्लॉयमेंट हुई है यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, न पीछे कभी हुआ है, आगे तो मैंने बोल नहीं सकता, लेकिन हाईएस्ट एवर इस टेन्योर में हुआ है। ये तो गवर्नमेंट नौकरियों की बात कर रहा हूं। अगर सीएम साहब इतने बहुत वो तेज तरार, बड़े काबिल और बड़े इंटेलिजेंट हैं, लाओ ना कोई एविडेंस लाओ, बताओ जो 1,00,000 नौकरियां आपने देनी थी, कैसे देनी थी, छोड़ो मत दो, ये तो बताओ कैसे देनी थी, हम ही उस पर कोई प्रयास करें। आपने तो देनी नहीं है, लेकिन उस वक्त जुनून था सर पे, दिमाग में। अब जब पता ही नहीं था कि कैसे देनी है, अब बहाना ढूंढना है, तो बहाना ड्यूअल पावर सिस्टम का है। ड्यूअल पावर सिस्टम वो कहां पे आड़े आ रही है आपको, ड्यूअल पावर सिस्टम 1,00,000 नौकरियां देने में, वो भी बताओ जरा, लोगों को वाजा कर दो ना। आप एक एम्बिग्यूटी में लोगों को रख रहे हो, एक कंफ्यूजन में रख रहे हो, क्लियर कर दो भाई ये 1,00,000 नौकरियां मैंने लाई थी, आपने विप्रो से का यहां पे एस्टेब्लिशमेंट करनी थी, बड़ी इंडस्ट्री कोई करनी थी, वो सेंटर आपको अप्रूवल नहीं दे रहा है, तब बोलो आप 1,00,000 नौकरियां रोकी हुई है सरकार ने। आप बोलो कि भाई डेली वेजर्स का बजट यहां पे इतना है, सेंटर ने बोला नहीं आप इनको अप्रूव नहीं करो, तब जाके हम बोले ड्यूअल पावर सिस्टम। ये क्या तरीका है भाई? ये वो लोग बातें करते हैं जो आम सड़क पे चलते हैं। आप चीफ मिनिस्टर हो, आप ब्लैक एंड व्हाइट में बातें लाओ ना, आप कागज बताओ कि भाई ये कोई इंडस्ट्री मैंने यहां पे प्रपोज की। वो तो कहते हैं कि एलजी फाइलों पे बैठे हुए हैं, रिजर्वेशन का उन्होंने कुछ किया था, अप्रूव हो गया था कैबिनेट में, उसमें अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है, मतलब अप्रूवल नहीं मिला है एलजी का। इस तरह से वो बोलते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो फाइलें हैं जो कैबिनेट पे भेजता है, उस पर एलजी साहब बैठ जाते हैं। बड़ी खुशी है कि समीर भट्ट साहब भी इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि 1,00,000 नौकरियां कहीं उन्होंने लाई हैं जिस पर एलजी साहब ने रोक लगाई है, क्योंकि आप उन्हीं की तर्जमानी कर रहे हैं कि फाइल रोकी। तर्जमानी मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एलजी साहब बैठे हैं फाइलों पे, इसलिए नहीं हो। मींस उन्होंने 1,00,000 नौकरियों की फाइल कोई रखी है एलजी साहब के इधर, वही बोल रहे हैं ना आप, या डेली वेजर्स को रेगुलर करने की फाइल रखी हुई एलजी साहब के पास जो रोकी हुई है, ऐसा ही है ना। मैं ये कह रहा हूं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में लाए कि ये फाइल मैंने लाई है जो रोक दी गई है 1,00,000 नौकरियों के लिए, ये डेली वेजर्स को रेगुलर करने की फाइल ये देखिए मैंने लाई है, रोकी हुई है। फाइल रोकी, कौन सी फाइल रोकी है? सवाल चन्ना जवाब गुंदम, समझ ही नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं नौकरियों को, वो कह रहे हैं ड्यूअल पावर, हम बात कर रहे हैं नौकरियों की, वो कह रहे हैं फाइल रोकी है। कौन सी फाइल रोकी है? क्या 1,00,000 नौकरियां लाई उन्होंने? अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है ना, लाई हुई है। जो फाइल रुकी है, कहां रुकी है? झूठ, फरेब, ढोंग, जो अब्दुल्ला खानदान की डीएनए में झूठ। 1,00,000 नौकरियां, 10,000 नौकरियां बताओ आपने कहां पे रखी हुई है? झूठ बोल रहे हो आप लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आप धोखा कर रहे हो। बाकी सब चीजों के लिए आपकी फाइलें निकल जाती है, आप सैकड़ों ट्रांसफरें कर रहे हैं, उसके लिए फाइलें निकल रही हैं आपकी। आप रोज जो एलजी महोदय के टाइम पे वो काम किए हुए हैं, उनकी वो इनॉग्रेशन धड़ाधड़ कर रहे हैं, उसके लिए फाइलें निकल रही है। आप हम अगर कहीं फाउंडेशन डालने जाएंगे एज एमएलए में, एज एलओपी, वहां पे आप डिपार्टमेंट को हिदायत देते हो नहीं वहां पे इनसे नहीं करवाना है,
उसके लिए आपको कोई रोक नहीं। अगर इतने पावरफुल होते हम, मैं एक रोड का फाउंडेशन डालने गया और सीएम हाउस और डिप्टी सीएम हाउस से फोन आता है कि जेई भी नहीं जाएगा, होने ही नहीं देना है फाउंडेशन। ये कर रहे हो आप, इसके लिए पूरी पावर है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, नहीं करने दिया, एक जेई तक भी नहीं। मैं एमएलए भी हूं उस एरिया का, मेरा ये इख्तियार नहीं कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके रोड देखूं, और आप कह रहे हो एलजी नहीं करने दे रहा। आप तो एक जेई को हिलने नहीं दे रहे हो, सारी पावर्स आपके पास है, आप हमें अपने रोड्स पे जाने नहीं दे रहे हो। मतलब आपको नहीं लगता सुनील जी, इस तरह के जो वातावरण बना है उससे आम लोगों को नुकसान ही होगा? है ना, नुकसान है ना। और ड्यू टू दिस मैन ऑनली, जो झूठ कर रहा है, ढोंग कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए। मुझे फटाफट स्टेटहुड दो, बस मैं डंडा नचाऊंगा, मैंने काम नहीं करना है, इसी की वजह से हो रहा है। ये एक लेगेसी, इसे जो एक जिसे कहेंगे ना, एक डायनास्टिक, एक दिमाग में एक मानसिकता है, उसी को ये लेना चाहते हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ऐसे चलाते थे जम्मू कश्मीर को, फारूक अब्दुल्ला साहब ऐसे चलाते थे, मैं भी ऐसे चलाऊंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, रोड्स की फाउंडेशन रोकनी पड़े, मुझे छोटी छोटी ट्रांसफरों में ये उलझे हुए हैं। मुझे कहते हैं डिपार्टमेंट की, भाई सीएम खुद फाउंडेशन डालने आएगा पार्टर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक छोटे रोड का। जो व्यक्ति कभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आउटरीच के लिए नहीं जाता, वो एक इंटीरियर रोड की इनॉग्रेशन के लिए जाएगा। काम रोकना है तो आम लोग किससे सफर हो रहे हैं? सीएम से हो रहे हैं और किससे हो रहे हैं? इसकी नलायकी से हो रहे हैं किसी और से, इसकी नॉन परफॉर्मेंस से हो रहे हैं किसी और से, इसके ईगो से हो रहे हैं किसी और से हो रहे हैं। सुनील जी, जो कल मेमोरेंडम इन्होंने दिया है एनसी वालों ने, उसमें एक और पॉइंट उन्होंने दिया है कि जो बाहर में जो प्रिजनर्स, जो बाहर की जेलों में जम्मू कश्मीर के प्रिजनर्स हैं, उनको वापस लानी ह्यूमन इशू है। यहाँ पे उनके घर वाले बहुत सफर करते हैं, वो जा नहीं पाते। अच्छी बात है समीर साहब, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आज आपने, और इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं मैं। लाओ उन प्रिजनर्स को, लेकिन उनके बदले इनको अब्दुल्ला खानदान के शहजादे को और मुफ्ती खानदान की शहजादी को भेजो। इनकी वजह से वो जेल जाते हैं, क्योंकि अलगाववाद की बुनियाद जो है ये लोग डालते हैं। ये जो बातें करते हैं ना अलगाववाद के लिए, अभी जिस प्रकार की ये भाषण देते हैं, उससे आम गरीब को प्रोवोक करते हैं, उनको सड़कों पे लाते हैं, उनसे पत्थर फेंकवाते हैं, उनको आतंकवाद में धकेलते हैं और फिर उन्हीं की लीडरी करते हैं। ठीक है ना, अगर आप में इतनी नैतिकता है, आप जाओ उनके बदले जेल, बहुत अच्छी बात है। जाओ उमर अब्दुल्ला साहब, आप जोधपुर के जेल में बाकियों को भेज दो, क्योंकि आपकी वजह से वो प्रोवोक होके ये काम करते हैं। जाओ महबूबा मुफ्ती साहिबा बरेली की जेल में बैठो, आप 10 दिन बैठो ना। ये थोड़ी ढोंग करना होता है, नहीं, उनको छोड़ो, आप उनके बदले चले जाओ, क्योंकि आपकी वजह से वो जेलों में हैं। आपने उनको प्रोवोक किया है, आपने उनको ऐसा बनाया है वहां पे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये दो खानदान कश्मीर के नौजवानों को तबाह कर रहे हैं और इनकी वजह से ये जेलों में है। मैं, अगर इनके अंदर नैतिकता है, मॉरल हाई ग्राउंड से जाए उनके बदले ये जेल, 5 साल लगा के आइए जरा। कोई दोबारा पत्थर नहीं फेंकेगा, ये जेल में बैठेंगे। कोई यहां पे आतंकवाद के उस चंगुल में नहीं जाएगा, कोई अलगाववाद के चंगुल में नहीं जाएगा। इन खानदानों के ये दो लोग बैठे वॉलंटियरली जेल में, मैं बताता हूं कश्मीर में शांति आ जाएगी। ये तो अब ये बात हो गई कांग्रेस का एक रतले प्रोजेक्ट्स पे वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी पर, आपके एक एमएलए पर इल्जाम लगा रहे हैं और उसमें वो कोट कर रहे हैं जो सीईओ उसके प्रोजेक्ट के। क्या कहें? देखिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, एमएलए के पास जाते हैं लोग, उसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। वहां पे कुछ लोगों को रिट्रेंच किया गया है, निकाल दिया गया है। वो एमएलए के पास गए, एमएलए तो बोलेगा भाई क्यों निकाले हैं मेरे लोग, मेरे मतलब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग। आप अगर बाहर के लोगों को भी लगा रहे हो, यहां के लोगों को निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो? वो तो लड़ाई भी कर सकते हैं, करनी भी चाहिए कि एक एमएलए को, अगर उसमें किसी को पेट में दर्द है तो होने दीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। उसमें कल कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई भी है, वहां पे अपने लोगों का हक लेने के लिए, लड़ने के लिए तो किसी भी एमएलए को करना चाहिए। हां, अपने लोगों को, हक को आप कंप्रोमाइज करोगे अपने मकसद के लिए, तब कोई सवाल उठता है। लोगों की लड़ाई चल रही है, लड़ाई लड़नी चाहिए एक एमएलए को, हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, मजदूर की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो तो लड़ेंगे और लड़नी भी चाहिए एमएलए को। उसके लिए बिल्कुल किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अगर किसी गरीब की, किसी मजदूर की मजदूरी की
कंप्रोमाइज अगर आप कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कर रहे हो तो वो तो चुप रहेंगे। सुनील जी, एमबीबीएस का जो इशू है, एमबीबीएस सीटों के जो माता वैष्णो देवी, आज भी संघर्ष समिति ने प्रोटेस्ट किया लगातार कई दिनों से, और आपने एश्योरेंस भी दी थी कि अभी तक कुछ हुआ नहीं उस पर। उम्मीद है होगा, उस पर समाधान निकालेगी, क्योंकि प्रशासन गंभीर है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी गंभीर है। हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे कि इसका समाधान निकल आएगा। किस तरह का समाधान जो आपने पहले वो मुझसे डिस्कस नहीं करेंगे वो, बट समाधान कोई भी हो सकता है उसका। लास्ट में पूछना चाहूंगा कि जो कल भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि हमें ये कहा जाता है कि जम्मू के साथ हमने डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या हम भेदभाव करते हैं। हमने दरबार मुंह यहाँ पे रेस्टोर करवाया था, हमने बहुत सारी, जब मेरे टेन्योर में हमने भी वहाँ उस टाइम भी इक्वली जम्मू को डेवलप किया था। ये जो आप पे एलिगेशन लग रही है कि आप एक तरह से डिवीजन क्रिएट करते हैं, ये मेरा लास्ट सवाल है कि डिवीजन क्रिएट करते हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं अगर उनको उठाते, उनके पास बात करें, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम या जम्मू। एक एग्जाम्पल कोट करके इस प्रकरण पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा। यहाँ पे सतवारी में रोड वाइडनिंग होनी थी, वहां पे 8, 10, 15 दुकानदार उसकी जद में आ रहे हैं और उनको चंद्रभागा अपार्टमेंट एक बना है, रिप्लेसमेंट वहां पे दे रहे थे। ठीक है, हमारे 11 एमएलए 10 एमएलए जम्मू के 3-4 बार सीएम साहब के पास चले गए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गए, वो दुकानदार गए, चूंकि वो जम्मू के हैं इसलिए उनको वहां पे रिप्लेस नहीं करना है, दरबदर करना है। ये छोटी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, इससे बड़ी एग्जाम्पल हो नहीं सकती है। छोटा फ्रूट बेचने वाले के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, क्यों? ऐसा क्या है? वो छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन जानबूझ के उनको नहीं देना है, जबकि वो सारा प्रोसेस भी हो चुका है। अब सरकार आ चुकी है, सीएम साहब है, नहीं देना है, कोई गरज ही नहीं है मेरे इनके साथ इनकी। तो फिर फारूक अब्दुल्ला साहब क्या किया उन्होंने जम्मू के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जम्मू अलग और कश्मीर को अलग प्रिज्म से देखना चाहिए, लेकिन डिवीजन उन्होंने क्रिएट किया, उन्हीं की तो देन है ये सारी, ये जो डिवीजन आज तक यहां पे हुआ है। लास्ट में जो उसी के साथ जो पहले आप बात कर रहे थे उसी को मैं कोट करता हूं। सीएम साहब ने कुछ दिन पहले भी कहा कि जो गलतियां होती हैं वो एलजी प्रशासन की तरफ से होती है, लेकिन उसका ठेकरा जो है बीजेपी मेरे पे फोड़ती है। फॉर एग्जांपल बिलडोजर कहीं चलता है तो वो एलजी प्रशासन, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को मैं न तो उन पर मेरा कंट्रोल है, जो ऑफिसर्स हैं, जो बड़े बड़े हेड्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो एलजी को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका ठेकरा मुझे पड़ता है। देखिए, एलजी और उनके बीच में क्या लड़ाई है मुझे नहीं पता। एलजी उनका भी वैसा ही, मेरा भी वैसा ही, उनके ज्यादा नजदीक संबंध है। बाहर किस प्रकार से वो प्रकट करते हैं मुझे नहीं पता है, कौन सी उनकी आपस में सहमति से काम होता है, कौन सा असहमति से होता है उसका मुझे नहीं पता। सरकार उनकी, एलजी उनका, आपका नहीं है एलजी? मेरा भी है, लेकिन सरकार का इमीडिएट एलजी वही है। तो उनके बीच में क्या रहता है उस पर मैं कोई वजाहत नहीं करूंगा। मैं उमर अब्दुल्ला साहब की कहीं पे भी मेरी कोई पर्सनल उनसे कोई रिफ्ट नहीं है, मुझे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन पॉलिसीज की, विचारों की लड़ाई है। जिन विचारों से वो आए हुए हैं, जो झूठ और जो ठगी से वहां पे इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे मेरी उनके साथ क्लेश है इन चीजों से। बाकी पर्सनल मेरा क्या है, एलजी के साथ वो लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। कहीं पे उनको रोका है, कहीं पे टोका है, वो बताएं लोगों को, लोग खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी एलजी साहब की तरफ से सफाई दूंगा, वो देना, वो अपनी सफाई दें, लोग मानने चाहिए। वरना 1 साल के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर अपनी सीट हार जाए, दैट मीन्स कि लोगों ने इसे मान लिया तू झूठा है, तू झूठ कर रहा है। न्यूज़ 18 बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।